नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पर्श कोण के अबाउट और इसके आगे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जैसे बर्नौली की थ्योरम भी आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले बर्नौली थ्योरम की। आइए बात की लेते हैं सबसे पहले स्पर्श कोण की। तो देखिए, जो ये स्पर्श कोण होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये आपसे 2 नंबर में इसका क्वेश्चन बनेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है और उसके पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श कोण क्या होता है। 2 नंबर आज आपका बिल्कुल चुटकियों में 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है स्पर्श कोण में। आप कोई एक केस नली ले लीजिए और उस केस नली को आप किसी लिक्विड से भरे पात्र में आप डुबो देंगे, तो आप देखेंगे कि लिक्विड या तो उसमें ऊपर चढ़ेगा और या तो फिर लिक्विड उसमें नीचे उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो लिक्विड चढ़ता है उतरता है केस नली में, उसकी जो सतह होती है वो बिल्कुल प्लेन ना हो करके कर्व के रूप में होती है, या तो अवतल होती है या तो उत्तल होती है। ये बिल्कुल, ये बात आप पॉइंट आउट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि जब केस नली में लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, द्रव ऊपर चढ़ेगा, तो द्रव की सतह कभी भी आपकी प्लेन नहीं होगी। द्रव की सतह हमेशा कर्व के रूप में होगी, अर्थात चाहे वो आपका ये रहे अवतल रहे और या फिर आपका चाहे वो उत्तल रहेगा। तो स्पर्श कोण का बस यहीं से क्लियर हो जाता है फंडा कि जब कोई द्रव, हम इसी फिगर से समझते हैं कि जब कोई द्रव केस नली में ऊपर चढ़ती है या नीचे उतरती है, तब द्रव की सतह तथा उस केस नली के सतह के बीच द्रव के अंदर बनने वाले कोण को ही हम स्पर्श कोण कहते हैं या एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये आपका क्या है, एक केस नली की ये दीवारें हैं, इधर भी इसमें आपका एक द्रव चढ़ गया है यहाँ तक। अब जो स्पर्श कोण होता है वो क्या होता है, फिर से एक बार हम डिफिनीशन से समझेंगे कि जो स्पर्श कोण होता है वो किसी केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के बाद द्रव की सतह से खींची गई स्पर्श रेखा। यहाँ अगर आप इस फिगर में देखेंगे, इस वाले में, तो ये जो PA खींची गई है, ये इसकी, ये जो आपका उत्तल नुमा दिख रहा है, इसकी स्पर्श रेखा है। और बिल्कुल जस्ट सेम इसी इसमें भी आप PA देखेंगे तो ये आपको जो इसमें अवतल दिख रही है, इसकी ये स्पर्श रेखा है। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने में द्रव की सतह के स्पर्श कोण तथा केस नली की दीवार के बीच बनने वाले कोण को ही हम स्पर्श कोण कहते हैं। इसको आप एक तरह से थ्योरेटिकल रूप में ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी के लिए। ठीक है, तो जो आपका स्पर्श कोण बनेगा वो इस केस नली की दीवार और ये आपके द्रव की सतह के बीच खींचे गए स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनेगा, यही आपका स्पर्श कोण कहलाएगा। और एक चीज़ ध्यान आपको ये देना है कि जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा या स्पर्श कोण जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, ये हमेशा द्रव के अंदर बनेगा। ये आपको कंफ्यूज कर देगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा द्रव के अंदर बनता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी ये हम देखते हैं। उसके पहले हम बात किए लेते हैं, आज सर जी है क्या, आज 9 फरवरी है, तो 9 फरवरी को कौन सा डे होता है, ये फटाफट देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका कमेंट करते हैं कि 9 फरवरी को कौन सा डे होता है। तो एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाते हैं गुड इवनिंग के कमेंट्स के साथ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और रात के 9 बज रहे हैं और आज 9 फरवरी है, आज चॉकलेट डे है। तो ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने चॉकलेट खाया है या जिन्होंने चॉकलेट का एंजॉयमेंट किया है या फिर चॉकलेट किसी को खिलाया है। तो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने इस चैनल के अबाउट, तो जिसपे आपको डेली रात के 9 बजे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें और डेली शाम के 7 बजे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें मिल जाती हैं। तो इसीलिए फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो आइए पढ़ते हैं हम कि ये आपका जो स्पर्श कोण होता है, इसकी डिफिनीशन आपको लिखनी कैसे है। तो ये जो आपका स्पर्श कोण होता है, ये होता है दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य, जब कोई मान लीजिए आपका द्रव ऊपर चढ़ता है तो कह रहा है इस स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा के बीच द्रव के भीतर बनने वाले कोण को ही आपका स्पर्श कोण कहते हैं। आप स्पर्श कोण लिख करके ये फिगर जरूर बना दीजिएगा, चाहे इसको बना दीजिएगा चाहे इसको, बस ये ध्यान रहे एंगल हमेशा
लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर की तरफ बना दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर क्लियर। फिर उसके बाद आप केसनली आप पढ़ चुके हैं, लेकिन केसनली के अनुप्रयोग आता है। केशिकात तो क्या होता है ये आपसे पूछेगा। सर जी केशिकात तो आपसे पूछ सकता है कि केशिकात तो क्या होता है और इसके अनुप्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो केशिकात तो होता है, किसी भी केसनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या फिर द्रव के नीचे उतरने की क्रिया ही आपकी केशिकात तो कहलाती है। फिर से समझ लेते हैं कि किसी भी केसनली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा द्रव के नीचे उतरने की क्रिया ही आपका केशिकात तो कहलाती है। ठीक है, और केशिकात के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं ये आपको हम बता रहे हैं। कि मान लीजिए बत्ती जलाते हैं हम, चिमनी जिसको हम बोल देते हैं या दिया बोल देते हैं, तो उसमें हम तेल इधर भरते हैं और तेल यहाँ पर उसके शीर्ष पर पहुँच जाता है जहाँ पर उससे लौ निकलती है। तो वहाँ पर इस जो बत्ती यूज की जाती है, इस बत्ती के बीच में आपका छोटे छोटे एक बारीक केसनलियाँ बन जाती हैं, जिसकी सहायता से द्रव आपका ऊपर चढ़ता है और ये जलने लगता है। तो भैया कल प्रपोज डे था, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने भाई कल के दिन का एंजॉयमेंट किया है? देखो ठीक है, बच्चों लोगों एंजॉय भी करिए लेकिन पढ़ते रहिए। बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप अभी पढ़ लेंगे, अभी आप 3 साल पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आने वाली लाइफ के आप 30 साल एंजॉयमेंट के साथ जिएंगे। और अगर अभी आप 3 साल एंजॉयमेंट करेंगे तो लाइफ के आने वाले 30 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा एवं अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें अभी अभी के 3 साल को देना है। अभी 3 साल हम अगर इनपुट देंगे तो आने वाले 30 साल में हमें आउटपुट मिलेगा। इसे हम सीधे सीधे साइंस की लैंग्वेज से समझ लेते हैं। तो केशकात्व का और कहाँ पर एक अनुप्रयोग होता है, जो स्याही होती है, जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते होंगे या फिर जिन्होंने स्याही वाली कलम यूज की होगी, उन्होंने देखा होगा कि जो स्याही होती है उसमें बीच में ऐसे कटी होती है, फटी रहती है। तो वो फटी इसीलिए रहती है कि वो आपका एक केस नली की तरह वर्क कर सके, और जो आप यहाँ पर स्याही भरते हैं वो इसकी सहायता से उसके जीव निब तक आ सके और आप उससे लिख सकें। ठीक है, तौलिया भाई, तौलिया तो सबके पास होगा, हर एक स्टूडेंट, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, तौलिया तो भैया सभी के पास होगा। तौलिए पे आप इसको प्रैक्टिकल करके अभी अभी जस्ट देख सकते हैं कि तौलिया ले लीजिए और उसके एक सिरे पर थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद तौलिया और अधिक दूर में फैल जाएगी। या फिर आप यह भी कर सकते हैं कि तौलिए का, अगर आपके पास कोई छोटी तौलिया हो तो उसका एक सिरा किसी आप पानी में डुबो दीजिए, मान लीजिए आप लोटे में डुबो दीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बाद तौलिए का दूसरा सिरा भी आपका पानी नुमा हो जाएगा या फिर गीला हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उसमें प्रोसेसिंग देखेंगे तो कैसे लिक्विड धीरे धीरे चढ़ता हुआ ऊपर जाता है, और केस का तो आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात किए लेते हैं धारा रेखीय प्रवाह। ऐसा प्रवाह, देखिए सीधे सीधे इसके नाम से ही स्पष्ट है, धारा, रेखा और प्रवाह। ऐसा प्रवाह, ठीक है, जिसकी जो धारा हो वो एक निश्चित रेखा में चले, धारा रेखीय प्रवाह कहलाती है। ऐसा प्रवाह जिसकी धारा एक निश्चित रेखा में चले या धारा के सभी बिंदु एक निश्चित दिशा पर एक निश्चित मार्ग में चलें तथा वेग का परिमाण तथा दिशा समान रखते हों, वही आपका कहलाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह। जैसे आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, ये कोई एक लिक्विड है, फ्लो हो रहा है पाइप में, तो आप देखेंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो समान है और इसकी दिशा भी समान है, इसीलिए यह आपका एक धारा रेखीय प्रवाह कहलाएगा। ठीक है, अब धारा रेखीय प्रवाह के बाद आता है विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह में बच्चा लोगों ही समझिए कि जो कण हैं वो एक ही दिशा में गति करते हैं। ठीक है, जैसे आप टुल्लू से पानी पकड़ लीजिए, टुल्लू का मुंह पानी दबा के मारिए, उसके मुंह को कस के पकड़ लीजिए, तो देखेंगे पानी दूर तक जाएगा। और ये भी देखेंगे कि पानी जो दूर तक जा रहा है वो कुछ ही पानी है जो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में जा रहा है। तो जो सीधी रेखा में जा रहे हैं वो धारा रेखीय प्रवाह में जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आपके यहाँ हथवा के गलिया बगलिया कुछ पानी ऐसे ऐसे बाहर टहलेंगे, बाहर निकल के कहीं आपके बैक मार के आपके शरीर पे आएंगे, हाथ आपका भिगोएंगे और कुछ इधर उधर गति करेंगे, तो वो सब किस में है? विक्षुब्ध प्रवाह में है। सीधे सीधे इसको आप ऐसे समझिए कि ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के कण आड़ी तिरछी दिशा में गति करते हैं तथा द्रव प्रवाह के किसी बिंदु पर कोई निश्चित गति नहीं करते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। ठीक है, और इसको हम टर्बुलेंट फ्लो भी कहते हैं। और इसमें एक पॉइंट और आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है,
जब कोई धारा रेखीय प्रवाह का वेग धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपका धारा रेखीय प्रवाह रहेगा, उसकी वेलोसिटी थोड़ा स्लो होती है, और आप उसका वेग जब धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी आपको स्टेज मिलेगी जहां पर वो धारा रेखीय प्रवाह बिल्कुल विक्षुब्ध प्रवाह होने लगता है। तो वही वेग आपका क्रांतिक या क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। उसके बाद आपका और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है रेनॉल्ड नंबर। देखिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कौन सा प्रवाह धारा रेखीय होगा और कौन सा आपका विक्षुब्ध होगा। तो रेनॉल्ड साहब एक वैज्ञानिक हुए इन्होंने इसके अबाउट अपना एक नियम दिया, उन्होंने रेनॉल्ड संख्या बनाई जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि प्रवाह धारा रेखीय रहेगा या फिर प्रवाह विक्षुब्ध रहेगा। इन्होंने एक नियम दिया Rn इज इक्वल टू रो बी डी अपान ईटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, Rn इज इक्वल टू रो बी डी अपान ईटा, जहां पर रो आपका क्या है, घनत्व है द्रव का, वी क्या है, वेग है, डी क्या है आपका जिस पाइप में वो फ्लो हो रहा है, जिस पाइप में आपका द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका व्यास है, और ईटा क्या है आपका श्यानता गुणांक है। तो Rn इज इक्वल टू रो बी डी अपान ईटा, ये सूत्र आप ध्यान रखिए। अगर Rn क्या है, रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है। अगर Rn का मान 0 से 2000 के बीच तक आ जाता है, आप घनत्व रख देते हैं, वेग रख देते हैं, व्यास रख देते हैं, श्यानता रख देते हैं, तो अगर Rn का मान 0 से 2000 तक आ जाता है तो प्रवाह आपका धारा रेखीय होगा। और अगर Rn का मान आपका 2000 से ज़्यादा आ रहा है तो सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि वो धारा रेखीय प्रवाह तो आपका नहीं होने वाला है। अगर Rn का मान 2000 से 3000 तक आ जाता है तो वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग में रहेगा धारा रेखीय प्रवाह से विक्षुब्ध प्रवाह में बदलने के लिए, ठीक है। और अगर आपका जो Rn का मान आएगा, अगर वो Rn का मान आपका 3000 से अधिक आ जाएगा तो ऐसा प्रवाह आपका विक्षुब्ध प्रवाह कहलाएगा। ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम समझ लिए हैं कि रेनॉल्ड नंबर होता क्या है। रेनॉल्ड संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो कि हमें बताती है कि कोई भी प्रवाहित द्रव किस स्टेज में है या किस फ्लो में प्रवाहित हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह है, विक्षुब्ध प्रवाह है या कैसा प्रवाह है। इसके लिए Rn इज इक्वल टू रो बी डी अपान ईटा का सूत्र होता है। Rn की वैल्यू अगर 0 से 2000 तो प्रवाह धारा रेखीय, 2000 से 3000 तो प्रवाह अस्थायी या विक्षुब्ध प्रवाह की ओर बढ़ेगा, और अगर 3000 से अधिक है तो प्रवाह आपका विक्षुब्ध प्रवाह होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, Rn क्या है, एक प्रकार का नंबर है, रेनॉल्ड नंबर है, इसलिए ना तो इसकी कोई बीमा होती है और ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में सततता का सिद्धांत मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे और बर्नौली की थ्योरम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमें और अधिक फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, नवाबी अंदाज सर्च कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी मोर बाई सौरभ भी सर्च करके आप मुझे और अधिक फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स के साथ, और आप बिल्कुल 100% एक्यूरेट रहिए कि आपको किसी भी पेपर में आपकी बैक नहीं लगने वाली। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे और अधिक वीडियोज। नमस्कार।